दोस्तों नमस्कार। मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर एक दरबार लगा हुआ था। कई कैदी उस दरबार में आके बैठे हुए थे ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। उस दरबार के अंदर कुछ लोगों को बुलाया गया था। कैदियों के लिए ये दरबार कोई नई चीज नहीं थी। हर हफ्ते ये दरबार लगता था। उस दरबार के अंदर कई बिजनेसमैन को, कई बिल्डर्स को बुलाया जाता था। उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था और उसके बाद फिरौती की रकम तय होने के बाद उन्हें वहां से जाने दिया जाता था। लेकिन आज का दरबार कुछ स्पेशल था। इस दरबार को लगाने वाले डॉन का नाम था समद खान। समद खान सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था, वो एक जानवर था। वो लोगों को सिर्फ डराता था या धमकाता था और सिर्फ मारता था ऐसे नहीं है, इतना काफी नहीं था उसके लिए। मारने से पहले वो अपने टारगेट को इतना टॉर्चर करता था कि वो इंसान खुद समद खान से अपने मौत की भीख मांगने लगता था। उस दरबार के अंदर गुलाम हुसैन और नासिर हुसैन नाम के दो लोगों को बुलाया गया था। इन दो लोगों ने समद खान के खिलाफ एक मर्डर केस के अंदर गवाही दी थी और उसी केस के अंदर एज अ अंडर ट्रायल समद खान को जेल जाना पड़ा था। आर्थर रोड जेल के अंदर बंद होना पड़ा था। उस दिन दोनों उस दरबार के अंदर पहुंचे, गुलाम हुसैन और नासिर हुसैन। समद खान के साथ उस दिन अब्दुल कुंजू और कालिया एंथनी भी उस दरबार के अंदर बैठे हुए थे। जब ये दोनों गुलाम हुसैन और नासिर हुसैन उस दरबार के अंदर पहुंचे, आर्थर रोड जेल के अंदर, तब समद खान के आदमियों ने सबके सामने उनके कपड़े उतारे। उतना ही नहीं तो उनकी एक रेजर लेकर उनके जो बाल थे वो सारे के सारे रेजर से निकाल दिए गए। उतना ही नहीं, दाढ़ी मूछें निकाल दी गई, आंखों के ऊपर की भौहें की भी निकाल दिए गए। आप सोचिए, सबके सामने इस तरह से इंसल्ट और इस तरह से टॉर्चर गुलाम हुसैन और नासिर हुसैन का समद खान के कहने पर समद खान के आदमियों ने किया। और बाद में यह सब होने के बाद में समद खान ने बड़ी ठंडी आवाज में इन दोनों से कहा कि आज तो रेजर ने सिर्फ उनके बाल काटे हैं, अगर गवाही नहीं बदली तो अगली बार वो रेजर उनकी नसें काटेगा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। समद खान आखिर था कौन, ये देखने के लिए फ्लैशबैक में जाना जरूरी है। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के समलम नाम के गांव से एक यंग पठान लड़का हिंदुस्तान आया था करीब 1930 के दरमियान। इस पठान का नाम था अब्दुल करीम शेर खान। यही अब्दुल करीम शेर खान आगे जाकर करीम लाला के नाम से जाना गया। करीम लाला ने मुंबई के अंदर पठान गैंग की नींव रखी थी। इसी करीम लाला के बड़े भाई रहीम खान का बेटा था समद खान। समद खान के बड़े भाई का नाम था अब्दुल रहमान। उस जमाने में मुंबई के अंदर वरदराजन मुदलियार, हाजी मस्तान और करीम लाला का सिक्का चलता था। पठान गैंग की बड़ी इनकम होती थी, एक्सटॉर्शन मनी, उसके बाद स्मगलिंग का धंधा और ड्रग्स के धंधे से बड़ी कमाई हुआ करती थी। समद खान और उसका बड़ा भाई अब्दुल रहमान, ये दो लोग भी पठान गैंग के धंधे में लग गए, अपने फैमिली बिजनेस के अंदर लग गए। लेकिन समद खान का इंटरेस्ट धंधे में कम था। उसे मारधाड़ पसंद थी, उसे खून खराबा पसंद था। वो खुद भी हट्टा खट्टा 6 फुट 4 इंच का पठान था। पठान गैंग के जो बिजनेस थे, वसूली करना, घर खाली करवाना, इन सारे बिजनेसेस के अंदर ना मारधाड़ की हर रोज जरूरत पड़ती थी और इसीलिए इन बिजनेसेस के अंदर समद खान को इंटरेस्ट आने लगा था। दिक्कत ये थी कि जहां डरा धमका कर भी काम हो सकता था, वहां पर भी समद खान जाकर मारधाड़ करता था, खून खराबा करता था। उसके बगैर उसका मन ही नहीं भरता था। उतना ही नहीं तो जो पठान गैंग के अपने लोग थे, उनको भी वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर पीट देता था।
उसके इसी रवैये की वजह से पठान गैंग के उसके अपने लोग भी समद खान से दूरियां बनाए रखते थे, लेकिन उसके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता था क्योंकि वो करीम लाला का भतीजा था। ऐसा ही एक काम समद खान को दिया गया था और उसी काम के सिलसिले में वो एक आदमी को मिलने पहुंचा। ये आदमी जो था ये पासपोर्ट एजेंट था जिसका नाम था राजा सिंह ठाकुर। राजा सिंह ठाकुर के साथ बात करते वक्त हमेशा की तरह समद जो है वो बदतमीजी से बात कर रहा था। राजा सिंह ठाकुर की कोई एक बात उसे पसंद नहीं आई और आनंद फानन में उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और राजा सिंह ठाकुर को वहीं पे मार दिया। इस वारदात के सिर्फ दो चश्मदीद गवाह थे, गुलाम हुसैन और नासिर हुसैन, जिनकी बात मैंने वीडियो के शुरुआत में बताई थी। समद खान को एज अ अंडर ट्रायल अरेस्ट किया गया राजा सिंह ठाकुर के मर्डर केस के अंदर और उसे आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। जिस तरह से उस आर्थर रोड जेल के अंदर गुलाम हुसैन और नासिर हुसैन को बुलाकर उन्हें टॉर्चर किया गया था, उन्हें डराया धमकाया गया था, उनके बाल रेजर से शेव किए गए थे, जाहिर सी बात है उस इंसिडेंट के बाद गुलाम हुसैन और नासिर हुसैन दोनों ने अपनी गवाही बदल दी। गवाही बदलने के बाद समद खान छूट गया था। जेल से आते ही उसने अपना वही पुराना काम शुरू कर दिया, लोगों को डराना, धमकाना, खून खराबा करना, बेवजह मारपीट करना, यह सब काम उसने शुरू कर दिया था। अब तो खुद करीम लाला, उसके चाचा भी समद खान से परेशान हो चुके थे। समद खान अपने आप को एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन मानने लगा था। वो अकेला ऐसा अंडरवर्ल्ड के हिस्ट्री के अंदर शख्स था जो जब सड़क पे चलता था तो दो बॉडीगार्ड लेके चलता था। उतना ही नहीं तो हमेशा वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के चलता था और उसके एक हाथ में हमेशा AK-47 हुआ करती थी। अपने गुरूर में वो इतना चूर था कि अब उसे पठान गैंग के बाकी के मेंबर्स की भी जरूरत महसूस होना बंद हो चुका था। करीम लाला को बिना पूछे अब समद खान ने काम लेना शुरू कर दिया था। ऐसी ही एक सुपारी समद खान ने उठाई हुई थी। जिस आदमी को मारना था उस आदमी का नाम था रणवीर जैन। ये जो रणवीर जैन थे ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बांद्रा के अंदर एक 5 स्टार होटल था उस जमाने में जिसका नाम था होटल सी रॉक। इस होटल सी रॉक के अंदर रणवीर जैन ठहरे हुए थे। समद खान चाहे जितना जाबाज हो लेकिन अकल के मामले में उसका हाथ थोड़ा कमजोर था। उसने सिर्फ जब सुपारी ली थी समद खान ने तब सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन समद खान ने ली थी कि जैन नाम का एक आदमी है जो होटल सी रॉक में रुका हुआ है, वहां जाना है और उसे मारना है। बाकी की कोई डिटेल समद खान ने सुपारी लेते वक्त नहीं ली थी। रात को करीब 11 बजे समद खान उस होटल पर पहुंचा। होटल की लॉबी के अंदर रिसेप्शनिस्ट ने उसने जाके पूछा कि जैन किस रूम में रुका हुआ है। रिसेप्शनिस्ट आमतौर पर ऐसी इंफॉर्मेशन तो देते नहीं है, लेकिन समद खान को ना बोलने की रिसेप्शनिस्ट की हिम्मत नहीं हुई और उसने रूम नंबर बता दिया 1921। रिसेप्शनिस्ट से और डिटेल्स जाने बगैर समद खान और उसके साथ के जो लोग थे वो सीधे उस रूम के ऊपर पहुंच गए। रूम के ऊपर नॉक किया गया और जैसे ही रूम का दरवाजा खुला उस आदमी को समद खान ने पूछा, तेरा नाम जैन है क्या? जैसे ही उस आदमी ने सर हिलाया समद खान ने उस आदमी के मुंह पर एक जोर का मुक्का मार दिया। वो आदमी अंदर की तरफ गिर गया। तीनों के तीनों लोग, समद खान और उसके साथ के 2 लोग उस रूम के अंदर घुस गए। रूम को अंदर से बंद किया गया। उसके बाद समद के कहने पर उसके आदमियों ने उस बेचारे रूम वाले आदमी को मारना शुरू किया। इतना मारा और अचानक से उन्होंने उसे मारना बंद कर दिया। उस आदमी को भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन्होंने मारना क्यों बंद किया, लेकिन उसे बहुत ही जल्दी समझ में आ गया। समद खान ने एक कैंडल जलाई हुई थी, एक मोमबत्ती जलाई हुई थी और यह सिग्नल था उसके आदमियों के लिए।
उसके आदमियों ने जैसे ही समद खान ने मोमबत्ती जलाई, उसके आदमियों ने उस रूम वाले आदमी के सारे कपड़े उतार दिए और धीरे धीरे समद खान उस मोमबत्ती से गिरता हुआ मोम उस आदमी के बदन के ऊपर डाले जा रहा था। वो आदमी चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसको ये टॉर्चर सहना ही था। ये पूरा खेल करीब 5 घंटे तक चला और उसके बाद जब समद खान को बोर होने लगा, तब जाके उसने एक रस्सी ली और उस रस्सी से उस रूम वाले आदमी का गला दबाकर उस इंसान को समद खान ने मार दिया। दूसरे दिन सुबह समद खान को यह पता चला कि जिस आदमी को उसने मारा है वो रणवीर जैन नहीं है, वो एसके जैन है। गलत आदमी को मार दिया था समद खान ने, लेकिन उस चीज का जरा सा भी गिला शिकवा समद खान के मन में नहीं था। दूसरे दिन फिर समद खान उसी होटल के अंदर गया और इस बार रणवीर जैन को ढूंढकर उसने हमेशा की तरह तड़पा तड़पा कर रणवीर जैन को भी दूसरे दिन मार दिया। रणवीर जैन बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी हत्या की वजह से मुंबई के पूरे बिजनेस सर्कल के अंदर शॉक वेव्स उठ रही थी। पुलिस के ऊपर और प्रशासन के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था। इस प्रेशर की वजह से पुलिस चारों ओर समद खान को ढूंढ रही थी और वैसे भी मुंबई पुलिस समद खान से तंग आ चुकी थी। आए दिन समद खान के खिलाफ कोई ना कोई कंप्लेंट आ ही जाती थी और इसीलिए इस बार मुंबई पुलिस ने तय किया था कि चाहे जो हो जाए, इस बार समद खान को पकड़ लेना है और उसका बंदोबस्त कर देना है। मुंबई पुलिस ने चारों ओर नाकाबंदी कर दी थी, लेकिन समद खान अब अंडरग्राउंड हो चुका था। समद खान को मुंबई पुलिस नहीं ढूंढ पा रही थी, इसीलिए मुंबई पुलिस ने करीम लाला को उठा लिया। मुंबई पुलिस बहुत अच्छे से जानती थी कि रणवीर जैन का मर्डर जो समद खान ने किया है, ये करीम लाला के कहने पर नहीं किया है, फिर भी उन्होंने करीम लाला को उठा लिया। उसका रीजन ये था, उन्होंने उसे प्रॉमिस भी किया था कि जैसे ही समद खान सरेंडर कर देगा हम आपको छोड़ देंगे। रीजन यही था कि अगर समद खान को अपने बिल से बाहर निकालना है तो करीम लाला को दबोचना जरूरी था। करीम लाला ने हाजी मस्तान को मैसेज भिजवाया कि समद खान तक ये मैसेज पहुंचाए कि वो जल्दी से जल्दी सरेंडर कर दे। हाजी मस्तान ने कई सारे अलग अलग चैनल्स ट्राई किए और समहाउ समद खान तक मैसेज पहुंचवाया कि जल्दी से जल्दी वो सरेंडर कर दे, नहीं तो बेवजह उसके चाचा को करीम लाला को तकलीफ भुगतनी पड़ सकती है। और ये मैसेज मिलने के बाद फाइनली अपने चाचा के लिए समद खान अपने बिल में से बाहर आ गया और उसने मुंबई पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे अरेस्ट जरूर कर लिया था, लेकिन सबूत पुख्ता ना होने की वजह से महज 2 महीने के अंदर समद खान इस केस के अंदर उसे बेल मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। इस घटना के बाद करीम लाला सही मायने में समद खान से तंग आ चुके थे और यही वो मोमेंट था जब हाजी मस्तान ने करीम लाला को यह नसीहत दे दी कि यही वो मौका है, यही वो मोमेंट है कि अब से करीम लाला को अपने सारे रिश्ते समद खान से तोड़ देने चाहिए। करीम लाला ने मुंबई के एक उर्दू न्यूज़पेपर के अंदर बड़ा वाला इश्तिहार छपवाया और इस इश्तिहार के अंदर लिखा, बाकायदा लिखा कि करीम लाला का समद खान से अब कोई रिश्ता नहीं है। समद खान के किसी भी एक्टिविटी के लिए करीम लाला को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। ये जब इश्तिहार आया, ये इश्तिहार देखने के बाद समद खान को ये बात दिल पर लग चुकी थी। जिस चाचा को तकलीफ ना हो इसके लिए समद खान ने सरेंडर किया था, उसी चाचा ने अब अपना रिश्ता समद खान से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लिया था। समद खान ने तय कर लिया था कि अब वो पठान गैंग से अलग हो जाएगा और अपना खुद का गैंग शुरू करेगा।
समद खान का प्रॉब्लम यह था कि समद खान सिर्फ और सिर्फ पठानी मुस्लिम्स को अच्छा समझता था। उनके अलावा जितने भी बाकी के लोग थे अंडरवर्ल्ड के अंदर, सबको वो कचरा समझता था। जितने भी हिंदू लड़के थे जो शूटर्स थे, उनको वो काबिल नहीं समझता था। उतना ही नहीं तो जितने इंडियन मुस्लिम्स थे, जितने कोंकणी मुस्लिम्स थे अंडरवर्ल्ड के अंदर, उन्हें भी वो कचरा समझता था। उन दिनों मुंबई के अंदर दाऊद इब्राहिम अपनी डी कंपनी को मजबूत कर रहा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी गैंग के अंदर मेजॉरिटी कोंकणी मुस्लिम्स थे। दाऊद इब्राहिम का पठान गैंग के साथ 36 का आंकड़ा था। दाऊद का बड़ा भाई साबिर को पठान गैंग ने मरवा दिया था। बदले में दाऊद इब्राहिम ने अमीरजादा को, पठान गैंग के अमीरजादा को कोर्ट रूम के अंदर ही मरवा दिया था। जब करीम लाला ने यह इश्तिहार दे दिया न्यूज़पेपर के अंदर समद खान के बारे में, तो एनी टाइम उस इश्तिहार के बाद ये तो क्लियर हो चुका था कि पठान गैंग से समद खान अब अलग हो चुका है। तो एनी टाइम दाऊद इब्राहिम की तरफ से, डी कंपनी की तरफ से समद खान के ऊपर अटैक हो सकता था। समद खान के पीछे अब पठान गैंग की पावर पहले जैसी रही नहीं थी, और इसीलिए अगर देखा जाए, समद खान दाऊद इब्राहिम और उसके जो भाई थे ना, उनसे ना बहुत ज्यादा नफरत करता था। लेकिन अब तो वो अकेला था, उसे अपनी गैंग बनानी थी, और जब तक वो स्ट्रांग नहीं हो जाता, उसे खुद को प्रोटेक्ट करना जरूरी था। और इसीलिए जिस दिन समद खान अलग हुआ पठान गैंग से, उसके कुछ ही दिनों के अंदर समद खान ने दाऊद इब्राहिम के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। उसकी ये पहल देखकर दाऊद इब्राहिम भी सरप्राइज हो चुका था, लेकिन दाऊद ने तुरंत समद खान का यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। उसका जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ था, उसे हाथ से उसने हाथ मिला लिया। शायद उसकी एक वजह थी उस वक्त के मुंबई पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो एक सुपर कॉप थे। जब से जूलियो रिबेरो कमिश्नर बने मुंबई पुलिस के, तब से मुंबई पुलिस का एटीट्यूड, उनकी काम करने का तरीका और ये सारा कुछ, पूरा उनका माइंडसेट चेंज हो चुका था। अब मुंबई पुलिस डिफेंसिव नहीं थी, अब मुंबई पुलिस अटैकिंग थी। अब मुंबई पुलिस पहले की तरह मर्डर होने के बाद बॉडी को उठाने और पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए नहीं जाती थी। रादर प्रोएक्टिवली अंडरवर्ल्ड के, ऑर्गेनाइज क्राइम के जितने भी गैंग्स थे, उनके लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा था। शायद यही रीजन था कि दाऊद को ऑलरेडी मुंबई पुलिस से बहुत सारा खतरा था, उसे और एक खतरा नहीं मोल लेना था। शायद वन ऑफ द ये रीजन था जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम ने समद खान का दोस्ती का प्रपोजल कबूल कर लिया। करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार का गोल्डन टाइम कमिश्नर रिबेरो के आने से खत्म हो चुका था। वर्दा भाई को तो सड़क पर परेड निकालकर अरेस्ट किया गया था। उसे इतना इंसल्ट फील करवाया गया था कि उस इंसिडेंस के बाद जो वो चेन्नई चला गया, वो कभी मुंबई वापस लौटकर नहीं आया। जिस दिन ये दोस्ती वाली मीटिंग हुई ना दाऊद इब्राहिम, उसके भाई और समद खान के बीच में, उसके एग्जैक्टली अगले दिन एक इंसिडेंस हुआ, एक किस्सा हुआ। समद खान को यह खबर मिली कि दाऊद का छोटा भाई नूरा समद खान के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहा है। उसे यह पता चला कि नूरा समद खान के बारे में यह कह रहा है कि समद खान अब तक जिंदा है सिर्फ और सिर्फ करीम लाला की वजह से। करीम लाला का हाथ है उसके ऊपर, वो करीम लाला का भतीजा है, इसलिए आज तक जिंदा है। बाकी समद खान के अंदर कोई दम नहीं है। अगर वो करीम लाला का भतीजा नहीं होता तो कब का मारा जा चुका होता। ये बात नूरा ने समद खान के बारे में बोली, ये बात समद खान को पता चली। ये बात सुनने के बाद समद खान के गुस्से ने सारी हदें पार कर दी। वैसे ही समद खान शॉर्ट टेम्पर्ड था, छोटी छोटी चीजों के अंदर गुस्सा हो जाता था। और यहां तो समद खान की अगर इतनी सारी बेइज्जती की जा रही हो तो समद खान का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। समद खान ने नूरा को ढूंढना शुरू किया,
उसे पता चला कि नूरा किसी बार में बैठा हुआ है। समद खान वहां पर्सनली पहुंचा, खुद पहुंचा, वहां पे नूरा बैठा हुआ था और बाकी के डी कंपनी के कुछ लोग भी बैठे हुए थे। सबके सामने, डी कंपनी के लोगों के सामने उसने नूरा को मारना शुरू किया। समद खान खुद हट्टा कट्टा 6-6.5 फुट का एक पठान आदमी था। उसके सामने, उसकी फिजिकल पावर के सामने टिकना नूरा के लिए पॉसिबल नहीं था। नूरा मार खाता गया, समद खान उसे मारता गया, इतना मारा कि वो पूरा काला नीला हो चुका था। उसके बाद आखिरकार समद खान का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। उसने मारना बंद किया और जाते जाते ये भी बोला कि अगर दाऊद के साथ अगर दोस्ती नहीं हुई होती ना, तो आज वो नूरा को जान से मार देता। ये तो उसकी दोस्ती हुई है, इसीलिए वो नूरा की जान बख्श रहा है। अपने ही लोगों के सामने, अपने डी कंपनी के लोगों के सामने पिटना नूरा के लिए मौत से भी बदतर था। ये बात जब दाऊद को पता चली तो दाऊद बहुत सीरियस हो गया इस बात के बारे में, लेकिन उस वक्त ना उसने कुछ बोला ना उसने कुछ करा। लोगों को मारने के मामले में समद खान जितना दरिंदा था ना, उससे ज्यादा वहशी था वो लड़कियों के मामले में। ना जाने कितनी मैरिड लड़कियों की जिंदगी समद खान ने बर्बाद कर दी। वो उसके हवस का शिकार बन गई और उसमें कई सारी हिंदू लड़कियां भी थी और कई सारी मुस्लिम लड़कियां भी थी। लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम था शिल्पा जवेरी। इस लड़की से समद खान को प्यार हो चुका था। समद खान पर कई सारे केसेस रजिस्टर्ड थे। उसमें से ही एक केस के सिलसिले में उसके हियरिंग के लिए समद खान को मुंबई सेशंस कोर्ट लाया गया था। उस पर्टिकुलर केस के अंदर समद खान को बेल मिल चुकी थी, बट एट द सेम टाइम, सेम डे के ऊपर किसी और केस के अंदर समद खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया था और इसीलिए इस केस के अंदर उसे बेल मिल गई और इसीलिए वो कोर्ट से बाहर आ रहा था। पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन दूसरे केस के अंदर उसे अरेस्ट वारंट इशू किया गया था और इसीलिए दूसरी एक पुलिस की टीम उसे अरेस्ट करने आ रही थी सेशंस कोर्ट के अंदर। पुलिस का मानना यह था कि इस केस में भले छूटे, लेकिन इमीडिएटली दूसरे केस के अंदर उसे हम अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही समद खान सेशंस कोर्ट के गेट पर पहुंचा, पुलिस ने देखा, दूसरी पुलिस टीम ने देखा कि समद खान वहां पहुंचा हुआ है और वो उसे अरेस्ट करने आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बीच में ही एक बहुत ही स्पीड से जाने वाली एक फियाट कार आ गई। उस फियाट कार सेशंस कोर्ट के गेट के ऊपर खड़ी हो गई। बहुत ही स्पीड से आ गई। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या किया जाए। गाड़ी का दरवाजा खुला, उस गाड़ी के अंदर से एक हाथ बाहर आया, एक लड़की का हाथ बाहर आया और उसने समद खान को गाड़ी के अंदर खींच लिया और उतनी ही स्पीड से वो फियाट कार वहां से निकल गई। पुलिस की दूसरी टीम को समद खान को अरेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। वो लड़की थी शिल्पा जवेरी। समद खान जब अंडरग्राउंड भी होता था तब भी वो शिल्पा को मिलने छुप छुपा के जरूर आता। दोनों में बहुत ही इंटीमेट रोमांटिक रिलेशंस थे। 4 अक्टूबर 1984 का वो दिन था। हमेशा की तरह समद खान अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा को मिलने आया था शिल्पा के फ्लैट के ऊपर। कई घंटे दोनों ने साथ में बिताए और उसके बाद आखिरकार समद खान शिल्पा की फ्लैट से बाहर निकला। उस बिल्डिंग की जो लिफ्ट थी, उस लिफ्ट के अंदर बैठा। समद खान के साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी था। जैसे ही लिफ्ट ऊपर से नीचे आई, ग्राउंड फ्लोर ऊपर, लिफ्ट का दरवाजा खुला, समद खान उस लिफ्ट के दरवाजे में से बाहर आया और सामने जो कुछ भी था वो देखकर समद खान फ्रीज हो गया। सामने दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और उसके बाकी के साथी हाथ में मशीन गन लेकर खड़े थे। समद खान कुछ भी बोल पाता उसके पहले सबकी मशीन गन्स चालू हो गई।
समद खान की बॉडी में 19 गोलियां लग गई। उसके जो बॉडीगार्ड थे उन बॉडीगार्ड को भी गोलियां लग गई और ऑन द स्पॉट समद खान खत्म हो गया। इस कहानी का और एक वर्जन भी है कुछ रिकॉर्ड्स के अंदर, और वो वर्जन ये कहता है कि लिफ्ट के बाहर खुद दाऊद इब्राहिम नहीं खड़ा था, बल्कि दाऊद के कहने पर रमा नाइक और बाबू रेशिम और उनके साथी वहां पे खड़े थे और उन्होंने समद खान को मार दिया। दोनों वर्जन के अंदर एंड रिजल्ट तो सेम ही है, और वो था समद खान का खात्मा। समद खान के मरने से पठान गैंग सही मायने में खत्म हो चुकी थी। उसके अलावा दूसरा कोई था ही नहीं अब पठान गैंग के अंदर। करीम लाला की उम्र हो चुकी थी, अमीर ज्यादा मारा जा चुका था, आलम जेब अरेस्ट हो चुका था एनआईए के अंडर। पठान गैंग सही मायने में उस दिन खत्म हो गई। जब समद खान खत्म हुआ उस वक्त समद खान की उम्र थी 28 साल, महज 28 साल। दोस्तों, जिस उम्र के अंदर जिंदगी फूलना शुरू होता है उस उम्र के अंदर जिंदगी खत्म हो गई। और समद खान कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जिसके अंदर 25 साल 27 साल या 28 साल की उम्र के अंदर लोग मर चुके थे। उनकी जिंदगियां शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी। क्राइम का रास्ता ही ऐसा है जिसके ऊपर चलने वाले का एंड हमेशा दर्दनाक, खौफनाक और ट्रैजिक होता है। तो ये कहानी थी समद खान की। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।